नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और खबरों की ओर रुख करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां सीएम योगी ने छोटे बच्चों के बीच अपना समय बिताया। इस दौरान सीएम योगी छोटे बच्चों के साथ खेलते नजर आए और दरअसल गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी अन्नप्राशन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां पर मुख्यमंत्री ने मुस्लिम महिला के बच्चे को खीर भी खिलाई। उधर गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद किया। वहीं सरकार की योजनाओं के बारे में भी चर्चा की। सीएम योगी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। लगभग 10 वर्ष में भारत दुनिया के अंदर एक ताकत बनकर के उभरा है। दुनिया के अंदर जो भारतवासी रहते हैं उनका सम्मान बढ़ा है। अच्छा नेतृत्व आता है तो सबका सम्मान बढ़ता है और यही मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज भारत पर हर व्यक्ति गौरव की अनुभूति करता है। विकास की योजनाओं का लाभ देश के अंदर सर्वत्र प्राप्त हो रहा है। बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ी है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है, एम्स बन रहे हैं, फर्टिलाइजर कारखाने जैसे उद्योग लग रहे हैं। और ये केवल उद्योग ही नहीं लग रहे हैं, एम्स बन ही नहीं रहे, बल्कि इनसे नए नए रोजगार का सृजन भी हो रहा है। तो गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी बिना भेदभाव के हर गरीब को मिल रहा है। आपने देखा होगा जितने लोग मंच पर आए थे, किसी की जाति मत या मजहब पूछ करके योजना का लाभ नहीं दिया गया। योजना का आधार गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, समाज का वह तबका है जो अब तक वंचित था, गरीब था। बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाया जा सके, इसी उद्देश्य से ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम को पूरे देश के अंदर युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। और ये मुझे प्रसन्नता है कि मुझे कल भी और आज भी इन सभी यात्राओं में शामिल होने का अवसर गोरखपुर के जनप्रतिनिधियों के साथ। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। बता दें आपको कि आज मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाए। इस दौरान उन्होंने सभी लोगों की एक एक कर समस्याएं सुनी, जिसके बाद मौके पर मौजूद अधिकारियों को सीएम ने समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। उधर आपको बता दें कि आज से कई वर्ष पहले केवल आयुर्वेद से ही लोगों का इलाज किया जाता था। बीमारी होने पर लोग फल, तना, पत्ता, जड़ी बूटी का सेवन कर ठीक हो जाते हैं। बदलते समय में आयुर्वेद की जगह अंग्रेजी दवाओं ने ले ली और लेकिन देश में बीजेपी की मोदी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के लोगों से आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को अपनाने की बात कही थी, जिसके बाद अब आयुष मंत्रालय का गठन भी किया गया था और आयुष मंत्रालय के गठन के बाद आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने की मुहिम छेड़ दी गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 11 जिलों में आयुष चिकित्सा केंद्र खोले गए थे। इसका कितना बेहतर रिजल्ट निकल करके सामने आज हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर ब्रजेश कुमार हैं, जो यहाँ पर चिकित्सा अधीक्षक। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से मरीजों का उपचार करते हैं, कितनी दूर दूर से यहाँ मरीज आते हैं और कितना रिजल्ट इसका आया है। तो सर, किस पद्धति से यहाँ पर इलाज किया जाता है और क्या लाभ लोगों को मिलता है, किस तरीके से? यहाँ पर आयुष पद्धति, आयुर्वेद, योग, यूनानी और होम्योपैथिक के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। अच्छा, ये जो है देश के प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये भी देखा गया है कि कोरोना काल में जो है आयुष का काढ़ा एक काफी लाभकारी रहा है, अहम रोल जो है कोविड काल में निभाया है। क्या कहेंगे इस पर और कितना लोगों को लाभ मिलता था? निश्चित तौर पे देखिए, उसके बाद जो लहर आई थी, आयुष काढ़ा घर घर जो बांटा गया, उसके बाद लगातार मरीजों में जो लक्षण आ रहे थे उनमें गिरावट आई और इस बात को पूरा देश जानता है कि आयुर्वेद की पद्धति से उस समय कोविड संकल्प काल में हम लोगों ने बहुत ही हेल्प की और वो लाभ मिला सबको। अच्छा, किस किस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है अपने यहाँ जो मरीज आते हैं, किस तरीके से उपचार किया जाता है? यहाँ पे जो भी भारतीय चिकित्सा की पद्धतियां हैं, जैसे आयुर्वेद
और यूनानी होम्योपैथिक के द्वारा उसमें जो प्रोसीजर्स हैं, जैसे आयुर्वेद में पंचकर्म प्रोसेस है, उसके द्वारा नाक से दवाई डाली जाती है, उसको नस से बोलते हैं। उसके बाद बमन किया जाता है, विरेचन होता है, और गुदा मार्ग के द्वारा जो तेल के द्वारा दवाई डाली जाती है उसको वसी चिकित्सा कहते हैं। इन पद्धतियों के द्वारा प्लस जो है सिरोधारा भी पंचकर्म का पार्ट है, सिरोधारा के द्वारा, और यूनानी में इलाज भी तदबीर के साथ साथ लीच थेरेपी, कपिल थेरेपी और प्राकृतिक चिकित्सा के जो भी सोर्स है, अग्निकर्म भी यहाँ पे होता है, जलों का, इनका प्रयोग यहाँ पर हम लोग उपचार करने में करते हैं। अच्छा सर, जैसे ही हम लोग अस्पताल में अंदर दाखिल हुए उससे हमने देखा कि जो है एक औषधि वाटिका बनी हुई है, तो क्या यहाँ पर दवाओं को तैयार भी किया जाता है, किस तरीके से? औषधि वाटिका जो है हमारा हर्बल गार्डन है, तो यहाँ पर जितने भी पौधे लगे हुए हैं वो लगभग सभी जो है औषधीय गुण से संपन्न है। तो हम लोगों को जो तुरंत दवाई बनानी होती है, जैसे पंचकर्म में उपनाह बनाना पड़ता है, उपनाह में बंधन करते हैं जहां पे दर्द होता है, तो वो सारी कंटेंट, वो द्रव हमारे यहाँ औषधि में लगे हुए हैं, तो उनसे तोड़ के हम लोग यहाँ पर उनका उपयोग करते हैं। अच्छा सर, देखने में यह भी आया कि लोगों का भरोसा जो है अंग्रेजी दवाओं के प्रति ज्यादा होता है, और ऐसे में तमाम जो लोग पेन किलर इस्तेमाल करते हैं उनका साइड इफेक्ट सीधे हार्ट पे जाता है। तो आयुष पद्धति में इस तरीके का कोई रिएक्शन या उससे बेहतर करने का कोई तरीका? आयुर्वेद पद्धति में अगर घुटने और कमर की दर्द का जो मरीज खा रहा है, अगर उसके गुर्दे खराब हो रहे हैं, तो पहले तो यही जागरूकता आएगी। अब मरीज सीधे, उनकी इतनी जन जागरूकता हो गई, घुटना दर्द, कंधा दर्द, कमर दर्द है तो सीधे मरीज यहाँ पर आएगा। और यहाँ पंचकर्म की चिकित्सा के द्वारा हमें नहीं लगता उसका कोई साइड इफेक्ट होता है। अगर कोई भी दवाई सीमित मात्रा में हमारे चिकित्सक के द्वारा दी जा रही है तो साइड इफेक्ट होने का कोई प्रश्न नहीं है। तो आप जो हमारे साथ डॉक्टर ब्रजेश कुमार जो चिकित्सा अधीक्षक है, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अंग्रेजी दवाओं से बेहतर आयुष चिकित्सा पद्धति है, और तमाम वो व्यवस्थाएं हैं, पंचकर्म है, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिन विधियों के द्वारा मरीजों का बेहतर उपचार किया जाता है। कई कई दूर जिलों से यहाँ मरीज आते हैं, उनका बेहतर उपचार भी हो रहा है। कहीं ना कहीं अंग्रेजी दवाओं के बाद अब आयुष पद्धति भी लोगों के घरों तक पहुंच रही है और लोगों का भरोसा जीत रही है। कानपुर बिहार से गौरव शुक्ला, चिंता टीवी। उधर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं 22 जनवरी को अयोध्या जाने के लिए निमंत्रण भी बांटे जा चुके हैं। इसी के साथ प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि भगवान के बुलाने पर सब जाते हैं, भगवान का जब बुलावा आएगा तब हम जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कई विषयों को लेकर सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के पास विकास को लेकर किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। कि भगवान के बुलाने पर, उनके बुलावे पर सब जाते हैं, और भगवान का जब बुलावा आएगा तो हम लोग जाएंगे। जो सरकार विकसित भारत के सपना दिखा रही हो, और विकसित भारत के साथ साथ जिन्होंने ये किसानों को दावा किया हो कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, क्या विकसित भारत के कैंपेनिंग में किसान है कि नहीं है? क्या विकसित भारत बिना किसान के खुशहाली के, बिना किसान के जोड़े हुए संभव है? क्या विकसित भारत में नौजवानों की बात है? जो हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं जिन्हें मिली, क्या वो विकसित भारत में शामिल होंगे? या भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कौन सा फैसला लिया है जिससे बड़ी संख्या में हमारे नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल गई हो? हमारे मुख्यमंत्री 46 में 56 की गिनती गिनते हैं, 46 में 56 है। और उनसे पूछिए कि जो निवेश आना था 40 लाख करोड़ का जो सपना दिखाया था, इसमें कितना निवेश जमीन पर पहुंचा है? और अगर निवेश जमीन पर पहुंचा है तो कितने नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिला है? इस सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म के पीछे, कभी भगवान के पीछे छिप जाती है। उधर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी के नेता स्वयं प्रसाद मौर्य को सिरफिरा बताया, जिसके बाद सपा पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया लगातार जारी है। वहीं इसको लेकर सपा सांसद टिम्पल यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में सभी दलों के नेताओं का सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग अनुचित है। और इसके साथ ही उन्होंने 22 जनवरी को घर पर दीपक जलाने पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को घर घर घी पहुंचाना चाहिए ताकि लोग घी के दीपक जला सकें।
मैं समझती हूँ कि राजनीति पे सभी नेताओं का सम्मान करना चाहिए और इस तरह की भाषा शैली मैं समझती हूँ सही नहीं है राजनीति में। नहीं, मुझे सूचना मिली है कि घर घर दीपक जलाने का संदेश आया है। भाजपा के संगठन वाले गांव-गांव जाएंगे, तो मेरा उनसे कहना है कि आप घर घर घी पहुंचाएं, गांव-गांव घी पहुंचाएं, जिससे कि घी के दिए जला पाए। उधर अयोध्या में तैयारियां तेज हैं। देश भर से श्रद्धालु रामनगरी पहुंच रहे हैं, तो साथ ही रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मंदिर के निर्माण को भी फाइनल टच दिया जा रहा है। बता दें आपको कि मंदिर की एक एक संरचना से लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसे लेकर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने निरीक्षण किया। साथ ही निरीक्षण के बाद विशेष जानकारी भी साझा की। मंदिर बार पर जो हमारे गेट लग रहे हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक हैं, जिनकी संख्या 4 है, उसको देखा। जो हमारे श्रद्धालु यहाँ पर चलेंगे, उनके लिए पैदल चलने के लिए धूप वर्षा, इसके लिए राहत क्या है, तो जो कैनेपी बनाई गई है, उस कैनेपी को जो है वो तैयार किया गया है ऑलरेडी, उसको देखा। और जैसा कि आप सभी यहाँ पर चित्र ले रहे होंगे कि ये स्कैनर का बिंदु है, यहाँ पर वो अपने सामान को स्कैन कराएगा, स्कैन करा के वो पीएफटी को जाएगा, तो उसको जो है वो पूरा करेगा। आगे हमने यहाँ पर फ्रिस्किंग का एरिया भी देखा, जहाँ की फ्रिस्किंग होगी वो अंतिम सिक्योरिटी चेक है। उस सिक्योरिटी चेक के बाद फिर वो सीधा जा सकेगा परकोटा पे, परकोटा से आगे वह जाएगा और सीढ़ियों को चढ़ के, जिनकी संख्या 33 है, वो सीढ़ियों को चढ़ करके, जहाँ पे कि आपको मालूम है कि अभी स्थापित भी हो गए हैं, आप उसको देख सकेंगे दूर से, वहाँ पर गज द्वार बन चुका है, सिंह द्वार बन चुका है, और उसके ऊपर हनुमान जी और गरुड़ जी आशीर्वाद देते हुए वो भी स्थापित हो चुके हैं। वहाँ जा करके फिर वो मंडप से गुजरता हुआ भगवान के समक्ष गुरु मंडप में अब खड़ा हो सकेगा। तो इस प्रकार जो यहाँ की तैयारी है वह लगभग अब अपने अंतिम चरण पर है। तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह वाले दिन 7000 किलो हलवा तैयार किया जाएगा, जिसके लिए नागपुर से एक काफी बड़ी कढ़ाई अयोध्या भेजी जाएगी। आप इस बड़ी और भारी भरकम कढ़ाई को देख रहे होंगे। इसी कढ़ाई में रामलला के लिए प्राण प्रतिष्ठा समारोह वाले दिन 7000 किलो हलवा तैयार किया जाएगा। ये कढ़ाई नागपुर से अयोध्या ले जाई जाएगी। हलवे को शेफ विष्णु मनोहर इस 12000 किलो की कढ़ाई में कुछ लोगों की मदद से बनाएंगे। ये जो प्रसाद है तो रामलला के नाम से ही जाएगा। 500 साल बाद रामलला अपने घर में जाएंगे, इससे बड़ी खुशी की चीज क्या हो सकती। और इसके लिए नागपुर से ये कढ़ाई जाएगी और कढ़ाई में हम सूजी का हलवा बनाएंगे, जिसे हम राम हलवा कहेंगे या सूजी हलवा कहेंगे या राम के प्रसाद का हलवा कहेंगे। और ये तकरीबन 7000 किलो बनाने का मानस है। इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाला है, बट वो न्यास के नाम से हम करने वाले हैं। हमारा इंडिविजुअल रिकॉर्ड इसमें हम दर्ज नहीं करेंगे। रामलला का हलवा बनेगा, राम हलवा बनेगा, क्या क्या उसमें होगा और किस तरीके का भाव होगा? देखिए, भाव तो पूरे भरा है, सारे नागपुर वासियों का भरा है और मुझे खुशी है कि नागपुर से ये सारा काम होने वाला है। अब इसमें तकरीबन 900 किलो जो है सूजी का इस्तेमाल होगा। उसके बाद में 1000 किलो घी का इस्तेमाल होगा, 1000 किलो शक्कर इसमें डलेगी और 1.5 से 2000 लीटर दूध और 2 से 2500 लीटर पानी। उसके बाद में इलायची जो है, इलायची का मसाला जो है 75 किलो इलायची का मसाला है, 3 से किलो काजू और किशमिश है और बाकी अपने भाव है। इस 4-5 चीजों से सब हलवा बनेगा। कितने भक्तों तक ये भोग पहुंचेगा? देखिए, अब वैसे देखा जाए तो 45 से 50,000 लोग यदि 200 ग्राम हलवा देते हैं तो खाएंगे, पर हम 50 ग्राम भी देते हैं तो समझ लेंगे 1.5 लाख लोग इसको खाएंगे।
नागपुर का इस पूरे आंदोलन में अपना महत्व रहा है, बहुत। नागपुर की अपनी पार्श्वभूमि भी है। हाँ। ऐसे में नागपुर से ये प्रसाद रामलला को भोग लगना, ये कितना आप कैसा देखते हैं? ये देखिए, इससे भावना जुड़ी है। और मुझे याद है वो दिन जब हम कार सेवा करने गए थे, तो मैंने इस मिशन का नाम दिया कार सेवा से पाक सेवा तक। और यहाँ से जो आखिरी जत्था गया था उसमें हम थे, और बहुत अच्छा लग रहा। उस समय का अयोध्या और आज की अयोध्या जमीन आसमान का फर्क है। अयोध्या में मैं अभी था और रेकी करने गया था, जगह कहाँ पे बनेगा हलवा वगैरह। तो उस समय जो उत्साह उमंग शहर में देखा शहरवासियों का, और वो देख के बड़ा खुश हो गया दिल। दिन रात वहाँ काम चल रहा है और सारे लोग अपना कुछ हो रहा है, इसके लिए काम कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर बलिया में मकर संक्रांति मिलन समारोह का आयोजन किया गया। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह का स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने उद्घाटन किया। वहीं बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने भी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वहीं सांसद नीरज शेखर भी मिलन समारोह में उपस्थित रहे। वहीं रोहित सिंह ने बताया कि प्रत्येक गरीब को समाज के मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। मकर संक्रांति मिलन समारोह का आयोजन हुआ था। हजारों लोगों की उपस्थिति रही। बलिया, पूर्वांचल और देश भर से लोगों का आगमन हुआ। दही, चूड़ा, सब्जी, गुड़, चीनी सब लोगों ने मिलकर खाया। समाज में, देश में सद्भाव का भाव जीवंत रूप में हमेशा जागृत रहे, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास करने का संकल्प लिया है। साथ ही जिस प्रकार से 500 वर्षों के बाद भगवान राम वापस अपने घर में पधार रहे हैं, यह महोत्सव नहीं है, महामहोत्सव है। 22 जनवरी को सभी लोग दीपावली मनाएं, इसके लिए भी हम लोगों ने आपस में चर्चा की। साथ ही जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश अपने खोए हुए वैभव को पुनः प्राप्त कर चुका है, कैसे और भारत की प्रगति हो, इसके लिए भी हम लोगों ने चर्चा की। साथ ही परिवारवादियों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी, इसकी भी घोषणा हम लोगों ने आज सामाजिक रूप से हजारों लोगों की उपस्थिति में की है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।